नमस्कार साथियों, मैं विज्ञान शिक्षक आर एस चौहान मॉनिटर एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मॉनिटर एकेडमी की ओर से आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। आशा करता हूं कि आप परिवारजन के साथ कुशल होंगे, मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, हमारा प्लांट टिश्यू पादप उत्तक टॉपिक चल रहा था, वो एंड के ऊपर है। उसके बाद में बताया था कि मैं एनिमल टिश्यू जंतु तक को अलग पढ़ाऊंगा। तो हम जो लास्ट बचा हुआ था प्लांट टिश्यू, उसके बारे में देखना चाहेंगे। उसके पश्चात में मैं आपको एनिमल टिश्यू जंतु तक शुरू करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने पादप उत्तक के लास्ट पोर्शन के ऊपर, जो अपना ख़त्म होने वाला है। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे हम उसके बाद में क्वेश्चन कराएंगे तो उनका वो लाइव क्वेश्चन होगा, अपना लाइव सेशन होगा। उसमें से आपका क्वेश्चन का आपसे आंसर मांगेंगे तो बगैर वीडियो वो क्वेश्चन का आंसर शायद नहीं दे पाएँ। तो इसलिए वो इन वीडियो को देखते हुए और अपने लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि अपने जो एग्ज़ाम व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको संबंधित क्वेश्चन सारे हैं, जिससे उनमें उनके क्वेश्चन भी आराम से इजीली पूर्वक सही हो जाए। तो अपन चलते हैं एनिमल प्लांट टिश्यू के ऊपर। अपना मैंने बताया था कि लास्ट ये चल रहा था आंतरिक ग्रंथियां चल रही थी उत्तकों के अंदर। मैंने बताया था कि यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये, भाई आंतरिक ग्रंथियां इम्पोर्टेंट हैं। मैं आंतरिक ग्रंथियां पढ़ा चुका था। नंबर 3 आई थी अपनी पाचक ग्रंथियां। आंतरिक ग्रंथि मैंने आपको पढ़ा चुका था। रेजिन किससे निकलता है, तेल ग्रंथि तेल किससे निकलता है। यहाँ से देखा होगा कि पाचक ग्रंथियां इसमें देखिए, ये ग्रंथियां प्रोटीन अपघटक एंजाइम का स्राव करती है। प्रोटीन का अपघटन करने वाला एंजाइम का स्राव करती है। जैसे कीट भक्षी पादप ड्रोसेरा निफेंथस, ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। इनके अंदर पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे ही ये कीट के संपर्क में आते हैं तो अलग अलग इनके जो कीट को अपनी तरफ आकर्षित करने के अलग अलग साधन हैं, ठीक है। तो कीट को अपनी आकृति करके अपने संपर्क में लाकर इनसे जो पाचक रस बाहर निकलता है, वो पाचक रस उस कीट के लिए जो उसके अंदर प्रोटीन है उसका पाचन कर देगा। कीट मर जाता है और उससे प्रोटीन का अपना ये भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। तो कीट भक्षी पादप कहलाते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। मैंने एग्जाम्पल रखे ड्रोसेरा और निपेंथस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कीट भक्षी पादप देखो, ये प्रोटीन अपघटक एंजाइम का स्राव करते हैं। प्रोटीन का अपघटन करने वाला एंजाइम। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कीट भक्षी पादप किस प्रकार के एंजाइम का स्राव करते हैं। क्या लिखोगे, प्रोटीन अपघटक। नेक्स्ट मैं फिर अगला क्वेश्चन बता रहा हूं कि इमारती कास्ट किससे प्राप्त की जाती है। इसमें आपको ऑप्शन देगा प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम। तो यहाँ पर आंसर होगा द्वितीयक जाइलम। आपका आंसर क्या होगा, द्वितीयक जाइलम। इमारती कास्ट किससे प्राप्त करते हैं, द्वितीयक जाइलम से प्राप्त करते हैं। फिर अगले जो भी नोट्स मिलेगा, नोट के अंदर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो इंपॉर्टेंट हैं। वार्षिक वलय गिनकर पौधे की आयु ज्ञात करते हैं। इस प्रक्रिया को वार्षिक वलय गिनकर पौधे की आयु ज्ञात करने की प्रक्रिया एक विज्ञान की शाखा है जिसको अपन बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एक क्वेश्चन ये आएगा कि पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोगी शाखा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। या क्वेश्चन ये आएगा कि वार्षिक वलय के आधार पर
पौधे की आयु का अनुमान लगाया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अपन ये अपना जो प्लांट टिश्यू था वो यहीं पर अपना खत्म होता है। और मैं बताया था कि मैं जंतु उत्तक का अलग से वर्णन करूंगा, जंतु उत्तक का अलग से वर्णन करूंगा। और यहाँ जो क्वेश्चन जहाँ से अपन को मिलते हैं उनका अपन विस्तारपूर्वक अध्ययन करके अब चलते हैं अपने। अब बात ये आ रही है कि सर कार्य के आधार पर हम उत्तकों जंतु उत्तकों का वर्णन करेंगे। अपने क्वेश्चन यहीं से पढ़ता है, क्वेश्चन भी यहीं से मिलेगा आपको। अपन यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे जंतु उत्तक से, तो पहले हम तो ये देखेंगे कि उपकला उत्तक है, पेशी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, इनके वो स्थल पूछता है कि उपकला उत्तक कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, कार्य क्या है, क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर दो ही बात देखेंगे कि उपकला उत्तक से बने हुए कौन कौन से अंग है, किन किन अंगों में उपकला उत्तक उपस्थित मिलेगा, इसके कार्य क्या क्या है, इसके कार्य क्या क्या है। तो उस आधार पर हम इसको देखेंगे। तो कार्य के आधार पर जो उत्तक है वो 4 प्रकार का है। अपने पहला है उपकला उत्तक एपिथेलियम टिश्यू, उपकला उत्तक एपिथेलियम टिश्यू। ध्यान रखना जो इसके प्रकार अलग अलग हैं, जो अपन 12th के पश्चात पढ़ते हैं, जो अपने उच्च लेवल के एग्जाम में आता है, मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं। इसके प्रकार भी है स्तरित उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक, वहां पर नहीं जा रहे हैं, ये भी याद नहीं होगा और वो भी याद नहीं होगा। ठीक है, ये भी मैंने काफी डेप्थ में दिया है। वो जब अपन क्वेश्चन करते हैं वो PMT IIT PMT के लिए आता है वो, ठीक है, नीट के लिए वो अलग है। ठीक है, अपन तो यहाँ क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा, यहीं तो निकलता है। पहली बार तो अपने मेन तो है प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने की कई बार संभावना होती है, तो अपन इसको मेन में जहाँ से क्वेश्चन पढ़ता है उसको देख लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन सेशन आराम से करके सारा क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात आएगी एपिथेलियम, एपिथेलियम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उपकला, एपिथेलियम उपकला उत्तक को क्या बोलते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। तो एपिथेलियम शब्द सबसे पहले किसने दिया था, रूस ने, रूस ने दिया, RUYSH। एपिथेलियम की बात कहूंगा, एपिथेलियम का अर्थ होता है उपकला, ये शब्द नहीं दिया था। इंग्लिश वर्जन इसका है एपिथेलियम, इसका इंग्लिश वर्जन है एपिथेलियम, ये शब्द दिया था, न कि उपकला उत्तक। ठीक है, तो एपिथेलियम शब्द का सफल प्रयोग किसने किया, रूस ने प्रयोग किया। इसकी उत्पत्ति होती है भ्रूण के प्राथमिक जनन स्तर होते हैं, भ्रूण के प्राइमरी जो जनन स्तर हैं तो 3 है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। भ्रूण के प्राइमरी जनन स्तर हैं 3, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहरी वाला, मेसोडर्म मध्य वाला, एंडोडर्म आंतरिक वाला। ठीक है, इन प्राथमिक जनन स्तर से इसकी उत्पत्ति होती है, किसकी, उपकला उत्तक की उत्पत्ति होती है। ठीक है भाई, प्राथमिक जनन स्तर 3 है, एक्टोडर्म सबसे बाहरी वाला, मेसोडर्म मध्य वाला, एंडोडर्म आंतरिक वाला। इन तीनों जनन स्तरों क्या कहते हैं, प्राथमिक जनन स्तर। इन स्तर क्या बोलेंगे, प्राथमिक जनन स्तर। इन प्राथमिक जनन स्तर से भ्रूण के तीनों प्राथमिक जनन स्तरों से किसकी उत्पत्ति होती है, उपकला उत्तक की उत्पत्ति होती है। किसको, तो ये उपकला उत्तक की। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, ये कहां कहां पाया जाएगा, उपकला उत्तक कहां कहां पाया जाएगा, मुख गुहा में, मुख गुहा के अंदर, नासा गुहा के अंदर, नाक के अंदर। मुख गुहा के अंदर जो बाहरी लेयर है वो उपकला उत्तक की है, नासा गुहा में जो बाहरी लेयर है वो उपकला उत्तक की है। फेफड़ों के जो अपने फेफड़े हैं उनकी आंतरिक जो लेयर है, आंतरिक जो सतह है वो किसकी बनी है, उपकला उत्तक की बनी होती है। आमाशय एवं आंतों की आंतरिक सतह, आमाशय की आंतरिक सतह और आंत की आंतरिक सतह किसकी बनी होती है, उपकला उत्तक की बनी होती है। यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा, उपकला उत्तक निम्न में से उपकला उत्तक पाया जाता है, ए मुख गुहा में, बी फेफड़ों
फेफड़ों की आंतरिक सतह पर सी ए व बी डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा सी। ये जो उपकला ऊतक है मुख गुहा की आंतरिक सतह बनाएगा, नासा गुहा की आंतरिक सतह बनाएगा, फेफड़ों की आंतरिक सतह बनाएगा, आमाशय और आंतों की आंतरिक सतह का निर्माण करेगा कौन? उपकला ऊतक। इसके कार्य देख लीजिए, अब इसके कार्य आ जाएंगे सारे। पहला कार्य कौन सा है? देखिए उपकला ऊतक का जो मुख्य कार्य है, जो प्रमुख कार्य है वो कौन सा है? आंतरांगों, अंदर वाले अंग आंतरांगों कौन कौन से? आहार नाल अंदर पाई जाती है, यकृत अंदर पाया जाता है, और श्वसन तंत्र पूरा ही आ गया कंप्लीटली, श्वास से लेके पूरा कंप्लीटली। ठीक है, इनकी सुरक्षा करती है। ठीक है, इनकी सुरक्षा करता कौन? उपकला ऊतक। कार्य कौन सा? पहला मूल कार्य इसका ये शरीर एवं आंतरांगों की सुरक्षा करना, सही की सुरक्षा करना, सही पर आवरण बनाएगा। ठीक है, सही पर उसको ढकेगा, आवरण बनाएगा। और आंतरांग जो आहार नाल है, यकृत है, श्वसन तंत्र है, जो अपना हार्ट हृदय है, इनकी रक्षा करता है, इनकी सुरक्षा का कार्य करेगा। अगला कार्य क्या है? यह ऊतक त्वचा के भीतर स्थित ऊतकों की कोशिकाओं को चोट से, त्वचा के नीचे जो हैं ऊतक सेल्स, उनको चोट से बचाएगा, घर्षण से बचाएगा, और सूखने से बचाता है, और उन पर हानिकारक जीवाणुओं का जो अटैक होता है, जिससे इन्फेक्शन होता है, उनसे भी बचाता है। हानिकारक जीवाणुओं के दुष्प्रभाव से भी ये बचाता है कौन? उपकला ऊतक। ठीक है, त्वचा के भीतर स्थित ऊतकों की कोशिकाओं को चोट लगने से, घर्षण से, सूखने से, सूखे नहीं ऊपर आवरण बना लेगा, सूखेगा नहीं वो, और हानिकारक जीवाणुओं को एंट्री नहीं करने देगा, उनका दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, तीसरा कार्य इसका, थर्ड फंक्शन कौन सा है ये देख लीजिए। शरीर पर त्वचा की उपकला पदार्थों के आदान प्रदान एवं अवरोध का कार्य करती है। शरीर पर त्वचा की उपकला पदार्थों के आदान प्रदान और अवरोध का कार्य करती है। ठीक है, पदार्थों का आदान प्रदान भी उपकला ऊतक के माध्यम से होता है, और अवरोध का भी कार्य करेगी, कि जिस प्रकार मैंने बताया था आपको कि ये जीवाणुओं के, बैक्टीरिया के दुष्प्रभाव से उनको बचाती है, उनको अवरोध करती है, उनको एंट्री नहीं करने देगी, त्वचा के नीचे पाई जाएगी। तो उपकला है पदार्थों का आदान प्रदान एवं अवरोध का कार्य करती है। इस ऊतक में पुनरुद्भवन, पुनः उत्पादन होना। आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ देखा होगा आपने। संकट के समय जब दुश्मन उसके आसपास होता है तो छिपकली अपनी पूंछ को अपने हिस्से से काट के अलग कर देती है। ठीक है, उसको अपन देखते हैं, वो भी ऐसे जीवित अवस्था के अंदर वाइब्रेशन या फिर गति करती रहती है, तो उससे उसको जो अन्य छोटे जानवर वो देखकर दूर चले जाते हैं। और अपन देखते हैं कुछ समय, कुछ एक दिन या 24 घंटे या 48 घंटे में उसकी पूंछ पुनः बन जाती है, क्योंकि जो छिपकली है उसमें पूंछ के अंदर या बॉडी के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, जिससे उसका घाव भर जाता है। अब अपने कई बार देखा होगा कि अपने सही पे कहीं चोट लग जाती है, वहां से त्वचा कट जाती है। वो त्वचा कटने के बाद आपने देखा होगा कि कुछ समय पश्चात 15 दिन या 10 दिन के पश्चात में वो वापस घाव वहां से भर जाता है, पुनरुद्भवन के द्वारा भरता है। ठीक है, और अपनी बॉडी के अंदर सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ पाई जाती है? ब्रेन के अंदर सबसे कम पाई जाती है। ब्रेन हेमरेज होने से वहां की जो कोशिकाएं, सेल वहां से जो कट फट जाती हैं, उनकी रिकवरी बहुत ही कम होती है। तो सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता मानव मस्तिष्क में पाई जाएगी। हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं भाई, हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे कम
पूर्ण ध्वनि की क्षमता कहाँ पाई जाएगी? मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर पाई जाएगी। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आया था कि सर्वाधिक जल कहाँ पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? ब्रेन के अंदर। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन के अंदर। तो ये दो क्वेश्चन आप इजीली याद रखें कि सर्वाधिक सबसे कम पूर्ण ध्वनि की क्षमता कहाँ पाई जाती है? ह्यूमन ब्रेन के अंदर। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, मानव के मस्तिष्क में। सर्वाधिक जल की मात्रा कहाँ पाई जाएगी? मस्तिष्क के अंदर। मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ। तो पूर्ण ध्वनि की क्षमता क्या है? ये खोए हुए अंगों का दोबारा पुनः आना। खोए हुए अंग का, जैसे अपनी यहाँ से चोट लग जाती है, स्किन यहाँ से हट जाती है, कट जाती है, तो स्किन दोबारा आ जाती है। तो खोए हुए अंगों का दोबारा आने की प्रक्रिया है पूर्ण ध्वनि की। ठीक है, जिससे घाव भर जाते हैं। नेक्स्ट, यह ऊतक श्वसन अंगों में गैस विनिमय का कार्य करता है। जो श्वसन अंग है, जो श्वसन का कार्य करते हैं, उनमें गैस विनिमय का कार्य भी करता है। और उत्सर्जन के अपशिष्ट पदार्थों को भी ये बाहर निकालने कार्य करता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन का भी कार्य करता है। कौन सा? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। और देखा होगा आपने, जो आहार नाल होती है, आहार नाल के अंदर भोजन जाता है। ठीक है, तो आहार नाल की जो आंतरिक सतह है वो इस ऊतक की बनी होती है। तो वहां पर इसके उपकला ऊतक में, उपकला ऊतक के द्वारा वहां पाचक रसों का स्राव होगा। ठीक है, जो भोजन आ रहा है आहार नाल के अंदर, पाचक रस उस भोजन का पाचन कर देंगे, उस भोजन का पाचन कर देंगे। और यह पोषक पदार्थों एवं जल की अवशोषण का कार्य करता है। पोषक पदार्थ होंगे जो अपने शरीर के लिए लाभदायक है, उनका अवशोषण कर लेगी। और उसके अंदर जल की मात्रा आती है भोजन के अंदर, साथ साथ तो जल को भी अवशोषित कर लेती है अपनी बॉडी की इच्छा अनुसार कि हमें इतने जल की रिक्वायरमेंट है, तो ये अवशोषण करेगी। रिक्वायरमेंट नहीं है तो अवशोषण नहीं करती है। कौन? उपकला ऊतक। आहार नाल के अंदर क्या करेगी? ये पाचक रस, उसकी बाहर तक पाचक रस मिलेंगे। वो पाचक रस क्या करेंगे कि जैसे भोजन आ रहा है उसमें भोजन के अंश हैं, उनका पाचन कर देंगे कि पाचक रस भारी है, उससे जो अपने पदार्थ बनेंगे, एनर्जेटिक पदार्थ बने, उनका अवशोषण कर लेगी और जल का भी अवशोषण कर लेता है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? आहार नाल की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी का जोड़ना। क्या अर्थ होता है? जोड़ना। ठीक है, आपस में ऊतकों को जोड़ना। यह सभी ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक सभी ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य, संयोजन का कार्य करता है। यह जब सभी अंग जुड़े हुए हैं आपस में, ह्यूमन बॉडी के अंदर देखे तब सभी अंग जुड़े हुए हैं जब ह्यूमन बॉडी बनी है। ठीक है, तो ये जो संयोजी ऊतक है ये सभी अंगों में पाया जाएगा, सभी अंगों में पाया जाएगा। वह ऊतक जो सभी अंगों में उपस्थित होता है, क्या लिखोगे? संयोजी ऊतक। वह ऊतक जो सभी अंगों में पाया जाता है, वह ऊतक जो सभी अंगों में उपस्थित होता है, क्या कहलाएगा? कौन सा है वो? संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने का कार्य करता है। ऊतक को ऊतक से जोड़ता है। नेक्स्ट, शरीर में इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाएगी जब सभी अंगों में पाया जा रहा है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक अंग में पाया जाएगा तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा ये। नेक्स्ट, जो पूरे शरीर का 30%, 1/3 भाग बनाता है, 1/3 भाग बनाता है पूरे शरीर का। तो हमारे शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक। लगभग कितना पाया जाता है? 1/3। ह्यूमन बॉडी का 1/3, पूरे शरीर का 1/3। सर्वाधिक, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा कितना? 1/3। ठीक है, सभी अंगों में पाया जाएगा। ठीक है, और ये ऊतकों को सभी ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, उदाहरण पहला सबसे अच्छा उदाहरण अपना रक्त का है। किसका है? रक्त का है, ब्लड। ब्लड की बात करूंगा। लसिका, अस्थियां, बोन्स, उपास्थियां, लिगामेंट, स्नायु, कंडरा, टेंडन्स। यहां से एक क्वेश्चन मिलता है जब अपन आगे देखेंगे कि लिगामेंट किसको किससे जोड़ते हैं। जैसे अस्थि को अस्थि से जोड़ना, अस्थि को उपास्थि से जोड़ना, तो अपना आगे आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहां से आता है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। क्वेश्चन आपको देता है स्नायु, लिगा, कंडरा, उपास्थियां, अस्थियां, यहां से आपको देगा। अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से, हड्डी को उपास्थि से, उपास्थि और हड्डी के बीच में कौन कौन आपस में कनेक्ट करता है, कौन सा वो अपना आ जाएगा लास्ट के अंदर। और नेक्स्ट ये कितने प्रकार का होता है देख लीजिए। नेक्स्ट इसके प्रकार, किसके? संयोजी ऊतक के प्रकार। संयोजी ऊतक के प्रकार किसके प्रकार है? संयोजी ऊतक। अब बात यहां पर आई अस्थि, बोन्स।
अस्थि बोन्स, नाम क्या है? अस्थि संयोजी उत्तक। अस्थि संयोजी उत्तक तो किसका निर्माण करेगा ये? जहां बोन का नाम आ गया, ठीक है, वो दृढ़ है, अपनी हड्डियां जो बोन्स हैं वो दृढ़ होती है, तो ये कैसा है? दृढ़ संयोजी उत्तक है। लेकिन लचीला नहीं है, लचीलापन नहीं इसके अंदर, ठीक है। लचीलापन अगला बढ़ेंगे। अस्थि संयोजी उत्तक सुदृढ़ है, कठोर है, लेकिन लचीलापन नहीं है, लचक नहीं इसके अंदर। जो कशेरुकी की प्राणी है उनका ढांचा बनाएगा। ह्यूमन बॉडी ढांचा कौन बनाता है? अपने हड्डियां, कंकाल तंत्र, और ये कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। आपने पढ़ाएंगे कंकाल तंत्र आगे, वहां लिगामेंट, फिर भी आएंगे टेंडन्स, लिगामेंट वहां भी आएंगे, ठीक है। तो सुदृढ़ है ये और प्राणियों का ढांचा बनाएगा। अस्थि के मैट्रिक्स में, अब यहां आपसे नहीं पूछेगा कि अस्थि के मैट्रिक्स में क्या पाया जाएगा, तो यहां पर देखेंगे तो यहां बात आएगा कि अस्थि के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, बस यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अस्थि में या हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अस्थि या हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसी प्रोटीन पाई जाती है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी प्रोटीन? ओसी प्रोटीन पाई जाती है। जब हम टीपीटी कराएंगे क्वेश्चन की, जब आएगा आपका आंसर देना इसका, ठीक है भाई। अस्थि के मैट्रिक्स भाग होता है द्रवित भाग, मैट्रिक्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? ओसीन प्रोटीन पाई जाएगी, ओसीन प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन में कार्बन पदार्थ होते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ जहां कार्बन नहीं होता उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट और क्लोराइड पाया जाएगा। ये तो कार्बनिक पदार्थ है, ये प्रोटीन तो उसी प्रोटीन कैसी है? कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन पाए जाएंगे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट और क्लोराइड, ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके कार्य किसके? अस्थि संयोजी उत्तक के कार्य। तो इसके नाम से मालूम चल रहे हैं कि ये कंकाल तंत्र, शरीर का कंकाल तंत्र बनाएगा, शरीर का ढांचा बनाएगा, ठीक है। ये इसके पहला कार्य है। प्रमुख कार्य कौन सा है? कंकाल तंत्र का निर्माण करना। किस निर्माण करना? कंकाल तंत्र का निर्माण करना, ठीक है। अब कंकाल तंत्र का निर्माण करेगा, शरीर का ढांचा बनाएगा, शरीर को आकार भी प्रदान करेगा। हड्डियों के द्वारा शरीर का ढांचा बनता है, आकार प्रदान उसी के द्वारा होता है, तो आकार प्रदान करेगा, ये ढांचा बनाएगा। मांसपेशियों को सहारा प्रदान करेगा, मांसपेशियां हैं, ठीक है, इसके सहारे ही ये बनी है। नेक्स्ट, शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करेगा, ये शरीर में नाजुक अंग है, रक्षा करेगा। जैसे अपना ब्रेन है, ब्रेन के चारों ओर कपाल पाई जाती है, ठीक है, जो अस्थि की बनी होती है, वो काफी कठोर होती है। जो मस्तिष्क का अंदर जो कोमल पार्ट है, जो कोमल भाग है, उसकी चोटों से रक्षा करती है, ठीक है भाई। दिमाग और फेफड़ों की सुरक्षा करती है। जो अपने कोमल अंग होते हैं, आंतरिक अंग है, इनको अंतरांग बोलते हैं, इनको बोलते हैं अंतरांग। उनकी सुरक्षा कौन करता है? अस्थि संयोजी उत्तक, अस्थि संयोजी उत्तक। तो नेक्स्ट चलते हैं, उपास्थि संयोजी उत्तक। उपास्थि संयोजी उत्तक, देखो दृढ़ वो भी था और दृढ़ ये भी है, लेकिन वो लचीला नहीं था, ये लचीलापन है। जो अपना उत्तक था, ठीक है, अस्थि संयोजी उत्तक, वो सुदृढ़ था, ये भी सुदृढ़ है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? लचीलापन है, ये लचीलापन है, तभी तो उपास्थि लचीली होती है, लचीलापन है। जो दबाव व तनाव को सहन करने की अत्यधिक क्षमता रखता है। आप दबा दोगे ना, जिस प्रकार पेड़ की टहनियां, छोटी टहनियां होती है, आराम हवा के झोंकों से, ऐसे लचीलापन उसके अंदर, ऐसे इधर उधर में झोंके खा सकती है, ठीक है, लचीलापन है। तो इसके अंदर क्या है? लचीलापन है। दृढ़ ये भी है, लेकिन लचीला है। कहां कहां पाया जाता है ये? देखो, कान, नाक, श्वास नलिका के छल्ले, पैर व बाहों की अस्थियों के सिरे, मेरुदंड की कसरिकाओं के बीच संयोजी उत्तक पाया जाता है। कान और नाक, आराम से कान को जब पिनना होता है, आराम से आप आगे पीछे कर सकते हो, मूवमेंट आराम से हो जाएगा। नाक को भी आप देखते हो, नाक में उपास्थि पाई जाती है, ठीक है, लचीली होती है आराम से, ठीक है, दृढ़ नहीं होती, लेकिन अन्य अंगों की अपेक्षा दृढ़ होती है।
लेकिन लचीलापन का गुण पाया जाता है। दूसरा, श्वास नलिकाओं के छल्ले, श्वास नलिकाओं के छल्ले, जिस प्रकार ये श्वास नलिका है तो यहां पर छल्ले होते हैं, ये छल्ले होते हैं, ठीक है। तो ये छल्ले किसके बने होते हैं? उपास्थि संयोजी उत्तक के, उपास्थि संयोजी उत्तक के। वैसे तो ये उपास्थि में आ जाते हैं, उपास्थि है ये, उपास्थि संयोजी उत्तक, ठीक है भाई। और अपनी जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर आपस में जो हड्डियां हैं 33 कशेरुकाएं हैं, प्रत्येक 2 कशेरुका के बीच के अंदर उपास्थि पाई जाती है, जिसे को टच नहीं करती है, टच करने से पेन होता है, ठीक है। उनके बीच में क्या होती है? उपास्थियां होती है, उपास्थियां होती है। बैक पेन क्या होता है? जैसे ही कालांतर में ये काफी समय तक चलती रहती है तो उनके बीच का जो उपास्थि वाला भाग है वो वहां से स्लिप हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो बोन्स है, हड्डियां है, वो आपस में टच करने लगती है, तब पेन होता है, ठीक है। तो उन कशेरुकाओं के मध्य में क्या होती है? उपास्थि संयोजी उत्तक भरा होता है बीच बीच के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे अपन। उपास्थि की मैट्रिक्स में कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन और अस्थि की मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन। यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई। अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। और उपास्थि के मैट्रिक्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? कॉन्ड्रीन। और उसके में कौन सी पाई जाएगी? ओसिन, ओसिन प्रोटीन। और इसमें कौन सी पाई जाएगी? कॉन्ड्रीन प्रोटीन, कॉन्ड्रीन प्रोटीन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। उपास्थि पर पेरिकोन्ड्रियम का रक्षक आवरण पाया जाता है। लेकिन आपको 2 क्वेश्चन जो मेन बढ़ रहे हैं वही देखना है। एक तो ये देखना है ये कहां कहां पाया जाएगा, कहां देखते हैं अपन। एक तो ये देखते हैं अपन ये कहां कहां पाया जाएगा, ठीक है। कान, नाक, श्वास नलिकाओं के छल्ले, पैर और बाहों की लंबी अस्थियों के बीच में, मेरुदंडी कोशिकाओं के बीच में, ठीक है। उसके बाद अपन इसमें जो टर्मिनोलॉजी है ये नोट डाल रखे हैं। जो उपास्थि की मैट्रिक्स में कौन सी प्रोटीन? कॉन्ड्रीन। और अस्थि की मैट्रिक्स में कौन सी प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। ये क्वेश्चन कई बार आया है। इस पर जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकोन्ड्रियम आवरण होता है, पेरिकोन्ड्रियम आवरण होता है, ठीक है भाई, पेरिकोन्ड्रियम आवरण होता है। अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, अपन आ गया नंबर 3, स्नायु संयोजी उत्तक, स्नायु संयोजी उत्तक। अब यहां पर हम सिर्फ 2 बात पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाली, 2 अस्थियों को कौन जोड़ता है? स्नायु, ठीक है। और कंडरा जोड़ती है अस्थि को उपास्थि से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा स्नायु किसको जोड़ता है? 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। और कंडरा जोड़ती है एक अस्थिर एक उपास्थि को जोड़ती है। तो इसमें सब कुछ आ जाएगा तुम्हारे सामने। 2 अस्थियों के सिरों को एक दूसरे से बांधे रखते हैं, वो उत्तक क्या कहलाते हैं? स्नायु संयोजी उत्तक से, ठीक है। 2 अस्थियां एक दूसरे से किस उत्तक के द्वारा बंधी रहती है आपस में? स्नायु संयोजी उत्तक के द्वारा 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से संयोजित या कनेक्टिक होती है या बंधी होती है। नेक्स्ट, कंडरा संयोजी उत्तक। ये उत्तक संकुचित तथा फैलने वाली पेशियों के सिरों को, अस्थियों, ये उत्तक संकुचित तथा फैलने वाली पेशियों के सिरों को, बात आएगी पेशी की, ठीक है, अस्थियों के सिरों से बांधने या जोड़े रखते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं? ये उत्तक हड्डी को पेशी से जोड़ते हैं, ठीक है। अर्थात ये उत्तक पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, पेशियों को अस्थि से, जहां पेशी आएगा उपास्थि भी आएगी, ठीक है। पेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। और हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ते हैं? स्नायु। कौन जोड़ते हैं? स्नायु। अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 आएगा पेशी उत्तक, पेशी उत्तक, मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू। ये लचीले, संकुचनशील, ये लचीले, संकुचनशील वह प्रोटीन युक्त उत्तक होते हैं।
लचीलापन पाया जाएगा इनके अंदर, पेशी के अंदर। पेशी में क्या लचीलापन पाया जाता है पेशियों के अंदर, ठीक है। इस पेशियों की सहायता अपन गति करते हैं। नेक्स्ट, शरीर में बाह्य त्वचा तथा अस्थि कंकाल के बीच का भाग मांसपेशियां ये बनाती है। हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, त्वचा तथा अस्थि कंकाल के बीच का भाग, त्वचा जो बाहरी त्वचा है और अस्थि कंकाल जो अपने बीच के अंदर है, उसके बीच का भाग क्या है, मांसपेशी है। मांसपेशी है, ये अपनी बाह्य त्वचा है और अंदर इसके नीचे हड्डी है, ठीक है। तो उस हड्डी और ये त्वचा के बीच का जो भाग है वो क्या है, मांसपेशियां है। क्या है, मांसपेशियां है। पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं से बना होता है, क्लियर है। पेशी ऊतक क्या हो जाएगी, पेशी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जो कैसी होती है, लंबे तंतुओं के रूप में होती है। पेशियां तंतुओं के रूप में होती है, वो लंबे लंबे तंतु होते हैं, कि पेशियां एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचती है। नेक्स्ट, संकुचनशीलता। संकुचनशीलता जीव द्रव का प्रमुख लक्षण है। संकुचनशीलता जीव द्रव का प्रमुख लक्षण है, और जिसके अंदर जीव द्रव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा, सर्वाधिक मात्रा जीव द्रव की होगी, वो अंग उतना ही अधिक लचीला होगा। तो पेशियां सर्वाधिक लचीली है, संकुचनशीलता इनमें सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसका मतलब इनके अंदर जो जीव द्रव की मात्रा है सर्वाधिक पाई जाएगी। यहाँ देख लीजिए, संकुचनशीलता जीव द्रव का प्रमुख लक्षण है। पेशी ऊतक की कोशिकाओं में जीव द्रव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनमें संकुचनशीलता अधिक होती है, इसलिए इन्हें संकुचनशील ऊतक भी कहते हैं। किसका नाम है ये, पेशी ऊतक का नाम दूसरा, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक को क्या बोलते हैं, संकुचनशील ऊतक, संकुचनशील ऊतक, ठीक है भाई, संकुचनशील ऊतक, पेशी ऊतक को अपन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो पेशी ऊतक के आपने देख लिया, लचीलापन है इसके अंदर, संकुचनशीलता है, प्रोटीन युक्त ऊतक है ये, बाह्य त्वचा और हड्डी के मध्य में ये पाया जाता है। इसकी जो सेल्स हैं वो लंबी होती है, तंतु के रूप में होती है, और इनके अंदर जो जीव द्रव है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि इनके अंदर लचीलापन सर्वाधिक पाया जाता है। अपन नेक्स्ट चलते हैं। कार्य, फंक्शन मैं बताया था, ये गति में सहायक है, अंगों की गति में सहायक, लचीलापन है पेशियां, ठीक है, अंगों की गति में सहायक है। यह ऊतक अंगों को क्रियाशील बनाते हैं, निश्चित है। यह ऊतक गुहाओं में छिद्रों को खोलने और बंद करने में सहायक है। मान लीजिए गुहाएं, ये छिद्र है, ये छिद्र है, और बाकी चारों तरफ ये है ही हो। तो जैसे ही इनमें यहाँ से जो सेल्स हैं इनके बीच के अंदर हैं, ये पेशी सेल्स हैं, पेशी कोशिकाएं हैं, इनके अंदर संकुचन हो जाएगा, ठीक है, तो ये इधर खिंच जाएगी, तो इसका आकार बढ़ जाएगा, छिद्र का आकार बढ़ जाएगा। जैसे इनमें शिथिलन हो जाएगा, ठीक है, ये इधर से इधर आ जाएगी, तो ये बंद हो जाएगा, छिद्र बंद हो जाएगा, ठीक है। आपस में संकुचन होता है, तनाव आता है, तनाव छिद्र का आकार बढ़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल शिथिलन आ जाएगा तो वो छिद्र ही बंद हो जाएगा। तो ये जो ऊतक है ये छिद्रों को खोलने और बंद करने का कार्य भी करते हैं तनाव के कारण। पेशी ऊतक के प्रकार देख लीजिए। पेशी ऊतक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के हैं, निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखित पेशी ऊतक या रेखित पेशियां, इनको बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां, इच्छा के अनुसार कार्य करेगी, इच्छा के अनुसार इन पर अपना नियंत्रण होता है, अपनी इच्छा के अनुसार ये कार्य करती है, इन पर अपना नियंत्रण होता है। रेखित पेशियां या रेखित पेशी ऊतक या ऐच्छिक पेशियां, शरीर में अधिकांश पाई जाने वाली ये पेशियां प्राणी की इच्छा के अनुसार तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करती है, तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करती है। जिसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है उन्हें बोलते अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। और ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी, जिस पर नियंत्रण होता है ना, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी, शरीर के अधिकांश भाग में पाई जाती है। अनैच्छिक पेशियां तो बहुत कम पाई जाएगी। अपने हृदय जो पेशियां हैं, हृदय 24 घंटे चलता रहता है, हम चाहें हृदय को रोकने के लिए, क्या रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो कौन सी पेशी है वो, अनैच्छिक पेशियां हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी, ठीक है।
वो अनैच्छिक पेशियां हैं। तो नेक्स्ट अपन इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। इनके ऊपर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है, नर्वस सिस्टम का नियंत्रण होता है। ठीक है, जिन पेशियों पर नर्वस सिस्टम का या तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण नहीं होता उन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं, उन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। भी आ जाएगी तुम्हारे सामने। नेक्स्ट चलिए अपन, इनके एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ पाई जाएगी। हाथ पैरों, हाथ पैरों के अंदर पाई जाएगी। हाथ पैरों और शरीर को गति प्रदान करने के कारण इन्हें दैहिक पेशियां भी कहते हैं। अपनी देह है, मानव देह के अंदर पाई जाती है तो ये दैहिक पेशियां कहलाती है। हाथ पैरों तथा शरीर को गति प्रदान करती है पेशियां, बगैर पेशियां गति होती नहीं है। तो हाथ पैरों को चलाना अपनी मर्जी है, ऐच्छिक, ऐच्छिक क्रिया है। मेरे को यहाँ से यहाँ चल के आना है तो मेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। ठीक है, पेशियां काम आ रही है। अब मैंने कहा कि मैं यहाँ रुक गया तो रुक गया, ऐच्छिक है, इच्छा के अनुसार है। मैं यहाँ से यहाँ पर चला, ठीक है, मैं इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ, तो ऐच्छिक पेशियां हैं। दोनों सिरों पर हड्डियों से जुड़ी रहती, इसलिए इन्हें कंकाली पेशी भी कहते हैं। इनके दोनों सिरे होते हैं वो हड्डियों जुड़े होते हैं, दो हड्डियों के बीच में, दो हड्डियों के बीच में जुड़ी होती है, इसलिए क्या कहलाती है, कंकाली पेशियां भी कहलाती है, कंकाली पेशियां भी कहलाती है। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कंकाली पेशियां क्या करती है, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। इनके उदाहरण कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, हाथ और पैर में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है, आंख में पाई जाती है। ठीक है, आंख का झपकना तो अनैच्छिक है भाई, आंख का झपकना तो अनैच्छिक है, लेकिन आंख का बंद करना, आंख का खोलना अपनी इच्छा के अनुसार है। ठीक है, मूवमेंट कराती है, ये क्या करेगी, मूवमेंट करेगी हाथ और पैर। ठीक है, हाथ का मेरी मर्जी है, ठीक है, मेरी इच्छा होगी तभी मैं लिखूंगा, गति करवा रहा हूं, लिखने से इन मांसपेशियों में क्या हो रहा है, चलनशीलता बढ़ रही है, गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मर्जी होगी तो मैं पेन को कर सकता हूं, नहीं लिखूंगा। ठीक है, नहीं लिखने के कारण और लिखना इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा है। किनका नियंत्रण इसके ऊपर, नर्वस सिस्टम का नियंत्रण होता है, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण इस पर होता है। गर्दन, गर्दन देख लीजिए। ठीक है, आप जहां आगे देखना चाहो आगे देखो, साइड देखना साइड में देख लो अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, कोई आप पीछे कहे पीछे देखना, आप देखो या नहीं देखो, आप इच्छा के अनुसार है। ठीक है, तो ये सारी गर्दन के अंदर क्या पाई जाएगी, ऐच्छिक पेशियां पाई जाएगी। आंख, आंख का बंद होना और आंख का खुलना, आंख का बंद होना, आंख का खुलना। लेकिन आंख का झपकना, लेकिन आंख का झपकना अनैच्छिक क्रिया है। आंख का झपकना क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, कार्य है इसका। जब हाथ पैर के अंदर पाई जा रही, गर्दन में पाई जा रही है तो हम चलेंगे, हाथ पैर पैरों से चलेंगे। दौड़ना पैरों से होता है, आंखों को खोलना व बंद करना। ठीक है, पलकों झपकना नहीं है, आंख को बंद करना, खोलना। ठीक है, यदि ये पेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, ये पेशियां कमजोर पड़ जाती है तो आंख को खोलने और बंद करने में समस्या आती है। नेक्स्ट, हाथ पैर चलाना अपनी इच्छा के अनुसार है, हाथ पैरों में पाई जाती है। उठना और गिरना, उठेंगे ठीक है तब भी अपनी इच्छा अनुसार, बैठे रहोगे तब तक बैठे रहो। भोजन करना वह भोजन को मुख में चबाकर निगल जाना, भोजन करने पर अपने जो जबड़े की पेशियां हैं ये चलती हैं भोजन करते वक्त। ठीक है, भोजन करते वक्त कितना चबाते हैं अपन, जल्दी चबाते हैं, जल्दी के अंदर अपन होता है, जल्दी में खाना खा रहे हैं तो अपन जल्दी कहीं जाना चाह रहे हैं तो जल्दी जल्दी चबाते हैं, जल्दी जल्दी पेशियां चलती है। ठीक है, और जब ये अब जल्दी नहीं करते, जल्दी नहीं, आराम चबा चबा खाते हैं तब ये धीरे धीरे चलती है। तो डिपेंड करता है अपनी इच्छा के अनुसार। भोजन को मुख में चबाकर निगल जाना, आहार नाल के अंदर भोजन को अंदर से निगल जाना। आहार नाल के अंदर भी पेशियां पाई जाती है, उनमें संकुचनशीलता पाई जाती है और संकुचन के कारण नीचे भोजन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट दी, इनमें थकावट आने पर दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में थकावट आने पर दर्द होने लगता है। मांसपेशियों में थकावट आ जाती है जब दर्द होता है। ठीक है, तो उस समय दर्द होना, दर्द का होना, जब इनके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, इनके अंदर एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, दर्द का कारण। ठीक है, जब ये थकावट आ जाती है, थकावट आने के कारण,
थकावट आने के कारण। ठीक है, जब मांसपेशियां थक जाती है तो पेन करती है, पेन करती है। जैसे अपन कई बार चलते हैं, अपन कई बार लंबी दूरी चल देते हैं, ठीक है, बहुत लंबी दूरी, और बहुत लंबी दूरी चलने के कारण क्या होता है, मांसपेशियों के अंदर थकावट आ जाती है, जिससे हमारे हाथ और पैर दर्द करने लग जाते हैं। आप कई बार अपन क्या ज़्यादा काम करते हैं तो हाथों की जो पेशियां हैं, मांसपेशियां, ये अधिक कार्य करती है। ठीक है, इनमें थकावट आ जाती है, और थकावट आने के कारण हाथों के अंदर दर्द होने लग जाता है। दूर चल रहे हैं तो पैरों की पेशियां हैं, इनमें थकावट आ जाती है, ठीक है, तो इनमें दर्द होने लगता है। वो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अरेखित पेशियां, अपन नेक्स्ट देखते हैं अरेखित पेशियां। अरेखित पेशियां, अपन नेक्स्ट देखते हैं अरेखित पेशियां। ये अनैच्छिक पेशियां हैं, इनके ऊपर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण नहीं होता। तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण नहीं होता। अब में कौन कौन सी आएगी ये अपन देख लेंगे। नहीं होता, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, इन्हें आंतरांगीय पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि आंतरांगों में पाई जाती है। इन्हें आंतरांगीय पेशियां भी कहते हैं। प्रायः खोखले आंतरांगों में पाई जाएगी। खोखले खोखले आंतरांगों में, आहारनाल खोखली है, आहारनाल खोखली है, ठीक है, और श्वास नली खोखली है। ठीक है, खोखले जो अपने हैं, अपना फेफड़े भी खोखले हैं, आहारनाल में, श्वास नाल में, पित्ताशय में, योनि में। ठीक है, जो खोखले अंग हैं वहां पाई जाएगी, जो खोखले अंग हैं, ठीक है, वहां पाई जाती है इसका मूल। अब इसी के अंदर अपन देख लेते हैं अगली, हृदय पेशियां, कार्डिक मसल्स, हृदय पेशियां। तो ये कशेरुक प्राणियों के हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती है। कशेरुक प्राणी है जिनमें हृदय पाया जाता है। ठीक है, हृदय के चारों तरफ मांसल आवरण पाया जाता है, उन मांसल आवरणों के अंदर ये पाई जाती है हृदय पेशियां। ठीक है, हृदय पेशियां ये भी अनैच्छिक होती है। ये भी कैसी है, हृदय पेशियां कैसी है, ये अनैच्छिक होती है, कार्य के आधार पर अनैच्छिक होती है। ये हमारे हृदय को संकुचित और शिथिलित, सिकुड़ना, फैलना, यही हृदय पेशी के द्वारा होता है। हृदय का संकुचित होना और हृदय का शिथिल होना। हमारे जो हृदय के अंदर 4 चैम्बर हैं, 2 आलित 2 निलय, उनके अंदर ब्लड भरा होता है। ठीक है, तो उनमें संकुचन और शिथिलन के कारण ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर हृदय के द्वारा पूरी शरीर के अंदर रुधिर का पंप किया जाता है। रुधिर को प्रेशर के द्वारा दाब लगा के भेजा जाता है, जिससे रुधिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है भाई, तो ये हमारे हृदय को संकुचित व शिथिलित करती है। ठीक है, हृदय को संकुचित करने में, सिकोड़ने के अंदर भी इनका रोल है, और हृदय को फैलाने के अंदर भी इनका रोल है। इनमें अनैच्छिक संकुचन होता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है भाई संकुचन। क्या आप जब चाहो तो उसमें संकुचन कर दो, और जब चाहो तो उसमें शीतलन कर दो। इनमें अनैच्छिक संकुचन होता है। ठीक है, ब्लड को रिक्वायरमेंट, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा। ठीक है, तो इनमें संकुचन जल्दी और कम होता है, धड़कन बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ये पेशियां बिना थके संकुचित व शिथिलित होती रहती है। लेकिन जैसे ही हार्ट के अंदर दर्द होता है तो मान के चलो कि जो पेशियां, हृदय पेशियां हैं, इनमें थकावट आई है, आजकल हो रहा है। ठीक है, बाकी शुद्ध रूप में देखें तो इनमें कोई थकावट नहीं आती है। ठीक है, ये बिना थके संकुचित और शिथिलित, फैलती सिकुड़ती रहती है। हृदय पेशियां बिना थके फैलती और सिकुड़ती रहती है, इसलिए हृदय के अंदर कोई पेन वगैरह नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि हृदय पेशियां जो बार बार फैलती सिकुड़ती है, वो थक जाती है, उनमें थकावट आ जाती है, या कोई एसिड वगैरह बन जाता है, उससे आपने देखा होगा कि पेशियों के अंदर जो अगल बगल में है, बोलते हैं कि हार्ट के अंदर दर्द हो रहा है, वो इन्हीं का होता है। बट इनका गुण ये है, ये अनैच्छिक पेशियां हैं, इनमें अनैच्छिक संकुचन होते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार इनमें थकावट आ जाती है तो हार्ट के अंदर पेन होता है। नेक्स्ट, जिससे रक्त वाहिनियों में रुधिर प्रवाह
बना रहता है। संकुचित और शिथिल होने से रक्त वाहिनियों के अंदर द्रव का संचार होता है, पंप ब्लड का पंपिंग होता है पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके कार्य कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। इसके कार्य कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, गति में सहायक है, बैठने खड़े होने की अवस्था भी बनी रहती है। इन पेशियों में संकुचन से शरीर का ताप संतुलित रहता है। मेन तो ये तो अपन पेशियों से भी कर सकते हैं, अपना इसका मेन तो कार्य ये है कि शरीर का ताप संतुलित बना रहता है। जो ब्लड का पंप होता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो रुधिर का संचरण होता है, तो रुधिर के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। ठीक है, मानव एक समतापी प्राणी है, उसका ताप, इन पेशियों में संकुचन से शरीर का ताप संतुलित बना रहता है। ठीक है, मानव का जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये नियम नियमित है। ठीक है, संतुलित है, ये 37 डिग्री रहेगा। ठीक है, मानव ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री होता है। ठीक है, और अब इसको फ़ारेनहाइट लिखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है। ये संतुलित ताप है, इतना ही बना रहेगा। ठीक है, तो अपने ये जो ऊतक थे वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो अपना साइटोलॉजी और साइटोलॉजी का अपना कल क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, अपना क्वेश्चन पेपर लाइव होगा, लाइव क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो सभी अपने जो अपने वीडियो पीछे डाले हैं, ठीक है, इनको सभी को देख के एक बार और अपने लाइव क्वेश्चनों को जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं संभावित आगे आने वाली परीक्षाओं के अंदर संभावित क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो आप सभी जो पीछे वीडियो हैं उनको सभी को देखें, और देखने के बाद जो अपन क्वेश्चन पेपर लाइव लेकर आएंगे उनमें अधिक से अधिक क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करें। और हमारे वीडियो को फिर मैं कह रहा हूँ लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को अपने मित्रों तक पहुँचा दीजिए। उनको बोलिए कि ये जो वीडियो हैं इनको सभी को देखने पश्चात, ठीक है, अपने 6 वीडियो है, साइटोलॉजी के 6 वीडियो हैं, उन 6 वीडियो को देखने के पश्चात में हम यहाँ क्वेश्चन पेपर कराएंगे। तब आप देखना कि सर कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कैसे संभावित है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन सारे ऑप्शन बेस्ड होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड है। तो सभी हमारे पीछे वाला वीडियो देख के साइटोलॉजी 6 वीडियो देखने के पश्चात में अपने जब लाइव कराएंगे क्वेश्चन तो हम उनका जवाब देने की कोशिश करें, और देखना कि सर हम इतने क्वेश्चनों का जवाब दे पाएँ। जिससे आपको मनोबल बढ़ेगा और आप एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा मनोबल कब बढ़ेगा, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, तब नेक्स्ट चलते हैं, अपना अगला नया टॉपिक आज अपन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अपना साइटोलॉजी के पश्चात में अपना टिश्यू का अपन नेक्स्ट उस कराने क्वेश्चन कराने के बाद में टिश्यू का अपन लाइव क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। ठीक है, जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अग्रिम परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन। तो अपन नेक्स्ट अगर टॉपिक आज शुरू कर देते हैं। ये देखिए, भोजन व पोषण, भोजन व पोषण, भोजन व पोषण। ठीक है, भोजन के बगैर ऊर्जा नहीं मिलेगी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और भोजन क्या होना चाहिए, पोषित भोजन होना चाहिए जिससे पोषण प्राप्त हो। ठीक है, तथा स्वास्थ्य की देखभाल, हमारा जो भोजन करने के पश्चात पोषण तब प्राप्त होती है, और स्वास्थ्य की देखभाल कैसे कर सकते हैं, जो अनेक बीमारियां हैं उनको कैसे बचा जा सकता है, उनके उपाय क्या क्या है, बीमारियां कैसे होती है। ठीक है, पोषक तत्व कौन कौन से हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, किस पोषक तत्व से अधिक ऊर्जा मिलती है, किससे कम ऊर्जा मिलती है, इसको अपन देखेंगे। तो यह है संतुलित भोजन। कौन सा संतुलित भोजन कहलाएगा, भोजन तो बहुत है लेकिन संतुलित भोजन कौन सा है अपन को ये देखना है। वह आहार जिसमें समस्त पोषक तत्व उचित मात्रा में, यानी बहुत अधिक मात्रा के अंदर हो, फैट्स, वसा होती है, वसा से सर्वाधिक मात्रा के अंदर ऊर्जा मिलती है, वसा से, यह नहीं कि पूरे भोजन के अंदर ही वसा हो। ठीक है, संतुलित भोजन नहीं, उचित मात्रा में समस्त पोषक पदार्थ उचित मात्रा में होने चाहिए, सभी पोषक पदार्थ होने चाहिए उचित मात्रा में। ठीक है, वो भोजन कहलाएगा संतुलित भोजन, संतुलित भोजन। ठीक है भाई, नेक्स्ट, संतुलित भोजन के घटक हैं ये, ऊर्जा देने वाले अलग अलग हैं। ठीक है, रुक्षांश हैं, वसा है, कार्बोहाइड्रेट हैं। रुक्षांश कब काम आएंगे, रुक्षांश का कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट कार्य क्या है, प्रोटीन कार्य क्या है, इसको अपन सारा देखते हैं। तो अपने पहला है ऊर्जा देने वाले घटक।
वसा 20%, कार्बोहाइड्रेट 60% और वसा 20%। ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं ये कंप्लीट जो अनुपात है, उचित मात्रा है, इतनी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो ये अपने वाले ये जो ऊर्जा देने वाले घटक थे, इनसे सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है वसा से, सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है वसा से। ठीक है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से। अब ये तो अपने ऊर्जा देने वाले हैं, अब रक्षा करने वाले कौन कौन से घटक हैं ये देख लीजिए। रक्षा करने वाले घटक खनिज लवण, विटामिन, ये हमारे ह्यूमन बॉडी की रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करना, रोगों से लड़ना इनका कार्य है, खनिज लवण और विटामिन। थर्ड है शरीर निर्माण करने वाले घटक, शरीर का निर्माण करते हैं, प्रोटीन शरीर का निर्माण होता है। जो हमारे ह्यूमन बॉडी की जो भी सेल्स नष्ट होती है, मरम्मत करती प्रोटीन, हमारी बॉडी की मरम्मत करती है प्रोटीन। जल व वृक्षांश, रेशेदार भोजन, जो भी रेशेदार भोजन है उसके अंदर वृक्षांश पाया जाता है, जिस प्रकार सलाद खाते हैं। ठीक है, ये सारे वृक्षांश है, जिसके अंदर सेलुलोज के रेशे होते हैं, वो सारे वृक्षांश हैं। ठीक है, जो हमारे मल त्याग के अंदर अधिक सहायता प्रदान करते हैं। जल अपना विलायक है। ठीक है, जब अपना भोजन है उसको घोलने के लिए जल की आवश्यकता होती है उचित मात्रा के अंदर, तो विलायक के रूप में वो अपनी बॉडी के अंदर चलता रहता है। तो ये अपने थे रक्षा करने वाले घटक। वो ऊर्जा वाले घटक कौन कौन से थे? वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा कितनी परसेंट थी? 20%, और कार्बोहाइड्रेट 80%, और प्रोटीन 80%, पूरा 100% हो गया। ठीक है भाई, अपन नेक्स्ट संतुलित भोजन का विस्तार से अपन यहां से वर्णन करेंगे। ठीक है, कौन कौन संतुलित भोजन में है, किस प्रकार अपन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का एक एक लेकर अपन आराम से इनका कल विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं आपको कि हमें मोटिवेशन तब मिलेगा जब आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, अपने मित्रों तक पहुंचा दिए। ठीक है, और लाइक और शेयर कीजिए। आज अपन यहीं तक ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट अपन कल जो अपना साइटोलॉजी है, कोशिका विज्ञान, उसका लाइव क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन लेके प्रत्येक ऑप्शन समझाते हुए जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं और संभावित अग्रिम कक्षा में एग्जाम के अंदर आने वाले सारे क्वेश्चन हैं, अपन यहीं ड्रॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।